तो बाबर और इब्राहिम लोदी इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। और इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और बाबर जीतता है। और हम लोगों ने देखा था कि इब्राहिम लोदी अपने अमीरों के बीच में और अफगानों के बीच में बहुत ही बदनाम शासक था। वो अपने व्यवहार के कारण ऐसा हो चुका था। अब वो वाकई में ऐसा था या नहीं था, ये जो प्रश्न है वो तो इतिहास के गर्भ में छुपा हुआ है, जिसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन इब्राहिम लोदी ने अंतिम समय में एक ऐसा कार्य किया कि वो सभी अफगानों के लिए हीरो बन गया था। कि इब्राहिम लोदी स्वयं युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए आया, जबकि बाकी वाले सुल्तान सारे के सारे युद्ध के मैदान से पीछे खड़े खड़े रहते थे। जब वो स्वयं युद्ध के मैदान में आया, तब अमीरों को लगा ये है एक वास्तविक सुल्तान के लक्षण या फिर एक वास्तविक शासक के है ना लक्षण। और अंत समय में जब अफगानों की स्थिति खराब हो गई, अफगान वहां से भागने लगे, तब उन लोगों ने इब्राहिम लोदी को कहा भी सही कि अब सुल्तान भागो यहां से, अपना समय खत्म हुआ, हम लोग हार गए हैं, एक बार भागते हैं फिर वापस अटैक करेंगे। लेकिन इब्राहिम लोदी ने कहा नहीं, मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो युद्ध के मैदान में अपने लोगों को छोड़ के भाग जाऊं। अभी भी कुछ लोग यहाँ पे सब सैनिकों से घिरे हुए हैं, तो वो युद्ध के मैदान में सब डटा रहता है और वहीं पे लड़ता हुआ मारा गया। और इसी कारण से वो जो है वो है ना अफगानों के बीच में हीरो बन गया था बिल्कुल ही, और वो हीरो बन के उभर के आगे आया। खैर, अब उसके बाद में यहाँ पे जो है वो मुगल काल की स्थापना हो गई। तो उसके अंदर है बाबर, जो है ना सबसे पहला शासक है वो कौन है? बाबर। कि 1483 के अंदर इसका जन्म हुआ। इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था फरगना में। फरगना वर्तमान के अंदर उज्बेकिस्तान का पार्ट है। उज्बेकिस्तान है वो है मध्य एशिया के अंदर। तो कई बार ये प्रश्न आया हुआ है कि मुगल भारत में कहां से आए थे, तो वो ऑप्शन होते हैं अलग अलग। तो उसके अंदर कई बार कुछ लोग कहते हैं सर आपने फरगना लिखवाया था, जबकि ऑप्शन के अंदर फरगना था भी नहीं। कई बार लोग कहते हैं सर आपने उज्बेकिस्तान लिखवाया था, ऑप्शन में उज्बेकिस्तान था ही नहीं। तो आप देखो ये जो तीनों ही ऑप्शन सही है, फरगना, उज्बेकिस्तान और मध्य एशिया। यदि मैं सिंपली मेरे बारे में कहूं कि मैं जयपुर से आता हूं, ये बात भी सही है। मैं कहूं कि मैं है ना राजस्थान का निवासी हूं, ये भी सही है। और यदि मैं कहूं कि मैं भारत का निवासी हूं, ये बात भी सही है। तो मूल रूप से बाबर का जो जन्म स्थान था वो था फरगना, ठीक है। उसके बाद में इसका जो एम्पायर था उसका नाम वर्तमान में उज्बेकिस्तान बोलते हैं, और वो मध्य एशिया का एक पार्ट था। जब ये मात्र 11 वर्ष का था, मींस 94 के अंदर, तब इसके पिता की मृत्यु हो गई गयास बेग की। तो ये अपनी ग्रैंड मदर दौलत एहसान बेगम की सहायता से शासक बनता है। दौलत एहसान बेगम, या कई जगह पर इसको एहसान भी लिखा हुआ मिलता है। तो दौलत एहसान बेगम की सहायता से ये शासक बनता है। तो दौलत एहसान बेगम की सहायता से शासक बनता है। इसका एक सपना था और इसके सपने का नाम था समरकंद। ये एक्चुअली समरकंद को जीतना चाहता था। ये हमेशा ही चाहता था कि वो जैसे तैसे करके समरकंद को जीत ले, लेकिन इसका ये सपना कभी पूरा हुआ भी नहीं। हालांकि इसने समरकंद के ऊपर अधिकार किए, लेकिन ये जैसे ही जाता समरकंद के ऊपर अटैक करता, समरकंद को जीतता, लेकिन कुछ समय बाद में समरकंद इसके हाथ से वापस निकल जाता। फिर ये वापस गया एक बार समरकंद पे अधिकार करने के लिए, इसने वापस समरकंद को जीता, लेकिन इसको समरकंद से वापस है ना भगा दिया। जब ये समरकंद से वापस भागा, वापस भागने के बाद में ये है ना वापस प्रयास कर रहा था जैसे तैसे करके ये समरकंद को जीत ले। तो समरकंद को जीतने के चक्कर में फरगना इसके हाथ से चला गया। तब इसने ऊपर भगवान की तरफ देखा और ईश्वर से कहा, हे भगवान, न घर का न घाट का, समरकंद जीतना चाह रहा था, समरकंद तो जीत नहीं पाया और इस चक्कर में फरगना मेरे हाथ से निकल ही गया। तब भगवान ने ऊपर से कहा, तू चिंता मत कर बेटा, मैंने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ है। तू पता नहीं क्यों बार बार कर रहा है कि मेरा रीट पास करवा दो, रीट पास करवा दो, जबकि मैंने तेरे लिए सोचा हुआ है आरएएस, ठीक है, इसलिए तू आरएएस बनेगा, चिंता मत कर। लेकिन फिर भी ये भगवान से नाराज था। और हालांकि इसने कहा कि भाई अपन क्या यार, समरकंद भी जीत नहीं पाए, फरगना हाथ से साबैना निकल गया, अब आगे करें तो करे ही क्या। खैर, इसी प्रक्रिया में ये आगे बढ़ता है। और जब आगे बढ़ता है 1504 के अंदर इसने काबुल पर अधिकार कर लिया। 1504 पे जब इसने काबुल पे अधिकार किया, और उस जमाने में काबुल के अंदर बहुत ज्यादा गरीबी आ गई थी, क्योंकि काबुल के अंदर लूटपाट बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए काबुल पर अधिकार करके ज्यादा सेटिस्फाई था नहीं। ऐसे में इसको किसी ने कहा कि आप ऐसा करो, सुल्तान की उपाधि धारण करो, इससे आपको फायदा होगा। तब इसने कहा नहीं, मैं खलीफा का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं अपने आप में एक स्वतंत्र शासक हूं। इसलिए इसने 1507 के अंदर जो है वो पादशाह की उपाधि धारण की।
बादशाह की उपाधि का मतलब होता है सेल्फ मेड, स्वयंभू, किसी के अधीन नहीं हूं। यही बादशाह जो है वो कालांतर में बादशाह के रूप में प्रसिद्ध हुआ, यही शब्द। ठीक है, तो इसने बादशाह की उपाधि धारण की, जो धीरे धीरे बादशाह के रूप में चेंज हो गया था। हालांकि दोनों में थोड़ा लिटिल मीनिंग भी है, लेकिन अपने को इतना डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में छोटी मोटी इधर उधर सब लूट पाट करता था, जैसे तैसे करके अपने कार्य चला रहा था, लेकिन ये ज्यादा कोई अपने जीवन के साथ संतुष्ट नहीं था। हाँ, एक चीज यहाँ पे देखें, बादशाह की उपाधि धारण करने से पहले अपन देखेंगे इसके जो पूर्वज थे, इसके पिता और उसके दादा, वो लोग जो है वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। खैर, छोटा मोटा इसका स्ट्रगल चल ही रहा था। इसने अपने जीवन में स्ट्रगल तो खैर खूब ही किया, लेकिन स्ट्रगल करते करते इसने 1519 के अंदर बाजोर और बहरा करके दो किले पड़ते हैं, अभी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, वहां पर सब आक्रमण किया, इनको जीत लिया। इस आक्रमण की विशेषता यह है कि इस आक्रमण के अंदर इसने इंडिया में पहली बार जो है वो गन पाउडर, बारूद का प्रयोग किया था। ये वाला प्रश्न आया हुआ है कई बार कि बाबर ने पहली बार इंडिया में बारूद का प्रयोग कब किया था, तब अपन कहेंगे है ना, बाजोर और बहरा सब अभियान के समय इसने इंडिया में पहली बार बारूद का प्रयोग किया। तो इसकी जीत का सबसे मेन श्रेय तो बारूद ही था, क्योंकि बाजोर और बहरा के जो किले थे, फोर्ट्रेस थे, वहां पे आर्मी तो थी, ट्रूप्स तो थे, लेकिन ये लोग आए और इन लोगों ने दूर से खड़े होके, क्योंकि अंदर वाली जितनी भी सेना थी वो लोग अपने हाथों में हथियार लेके खड़े थे। उन लोगों को लगा था कि ये लोग आएंगे, अपने आमने सामने अपन तलवारबाजी करेंगे, भाले से मारेंगे, तीरों से मारेंगे, लेकिन उन लोगों ने सीधी वहां पे बंदूक छोड़ी, दीवार के पास में आके बारूद का एक ढेर करके एकदम से ब्लास्ट किया तो वो लोग हक्के बक्के हो गए। उन लोगों को ऐसा लगा, जो बहरा और बाजोर के अंदर जितने भी सैनिक थे, उन लोगों को लगा कि ये अपने साथ में कोई है ना जादुई शक्ति लेके आए हैं, पता नहीं ये कोई तांत्रिक वांत्रिक है। तो वो लोग अपनी जो पोस्ट छोड़ के भाग गए, और इस कारण से जो है वो सब है ना, बाबर ने बाजोर और बहरा पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में इसके 3 अटैक और जो लगातार होते गए वो इंपोर्टेंट नहीं है। उसके बाद फाइनली 1526 के अंदर इसने जो इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण किया, ये था पानीपत का प्रथम युद्ध, और इसके अंदर इसका सामना होता है, वो होता है इब्राहिम लोदी, यानी युद्ध के सब मैदान में लड़ता हुआ मारा गया। अब ये पानीपत का जो है ना, ये जो प्रथम युद्ध था, ये उसका 5वां युद्ध था। ये आप ध्यान रखना। इस युद्ध के अंदर इसने इंडिया में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया, आर्टिलरी। तो इब्राहिम लोदी की सेना थी, वो भी इसके लिए मेंटली भी सब है ना बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। इन लोगों ने कभी तोप खाना देखा भी नहीं था। ठीक है, इन लोगों ने केवल तोप खाने के बारे में थोड़ा बहुत सुना हुआ था, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता था, कुछ लोग कहते थे कि ये एक वास्तविकता है, रियलिटी है, कुछ लोग कहते थे ये केवल काल्पनिक कथा है। इसलिए इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या ज्यादा थी, बाबर के सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन फिर भी इब्राहिम लोदी इस युद्ध के अंदर पराजित हुआ, और बाबर इस युद्ध के अंदर जो है वो जीत गया था। इसके पीछे बाबर का एक मतलब 2 या 3 सबसे मेन कारण थे। एक तो था तोप खाना, और दूसरा था उसकी स्ट्रेटेजी या टैक्टिक स्टाइल के साथ। उसकी टैक्टिक स्टाइल जो थी वो बिल्कुल इस प्रकार से थी, क्योंकि इस युद्ध के अंदर उसने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। तुलगमा, इस तुलगमा को एक्चुअली उस्मानी विधि भी बोलते हैं, या फिर इसको रूमी विधि भी बोलते हैं। इस तुलगमा, उस्मानी या रूमी विधि के अंदर होता क्या है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, जो आप लोगों को सबको एक्चुअली पता ही होती है, कि युद्ध के मैदान में अपनी एक स्ट्रेटेजी, अपनी एक टैक्टिक प्लान करना। तो इसने अपनी वो जो टैक्टिक प्लान की, ये आया पानीपत के मैदान के अंदर, इसको पहले से पता था कि नंबर्स ऑफ सोल्जर्स मेरे पास कम है और इब्राहिम लोदी के पास ज्यादा है। इसलिए इसने वहां पे आते ही इसने अपनी, जहां पे इसकी साफ सेना खड़ी थी, वहां पे उसके बाद में ये जो पानीपत का मैदान है, आप मान लीजिए, उसने दोनों तरफ जो है वो खाइयां खुदवा दी, गहरे गहरे खड्डे करवा दिए। ठीक है, सब इसने दोनों ही तरफ जो है वो खाइयां खुदवा दी, और ये खाइयां काफी दूर थी, मतलब ताकि इब्राहिम लोदी की सेना इनको नोटिस कर नहीं पाए। इधर इब्राहिम लोदी की सेना आई यहाँ पे, इससे सब है ना लड़ने के लिए। वो जो है ना बाबर की सेना बैठी थी, तो बाबर के सैनिकों ने क्या किया कि यहाँ पे एक्चुअली बैलगाड़ियों को बांध लिया, 3-3, 4-4, 5-5 की संख्या के अंदर। तो ये 5-5 की संख्या के अंदर बैलगाड़ियों को बांधा, और पीछे यहाँ पे तोपें खड़ी कर दी। फिर वापस थोड़ा गैप देके यहाँ पे वापस इन लोगों ने 5-5, 4-4 बैलगाड़ियों को बांधा, फिर यहाँ पे तोप को खड़ा कर दिया। फिर वापस इसने जो कुछ बैलगाड़ियों को आपस में कनेक्ट किया, और यहाँ पे तोपों को खड़े की। अब एक्चुअली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसने बैलगाड़ियों को ऐसे बांधा क्यों?
इसके पीछे कारण था कि ये अपनी आर्मी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। ये अपनी आर्मी को जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहता था और यदि वो वहां पे सिंगल सब बैलगाड़ी को खड़ा करे तो जैसे इब्राहिम लोदी के सैनिक आएंगे सिंगल बैलगाड़ी को इतने सारे लोग इधर उधर कहीं पे हिला डुला सकते हैं, फेंक सकते हैं, जबकि 4-5 बैलगाड़ियां आपस में बंधी हुई है तो उनको खिसकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा क्या मतलब है ना, वो जो काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। इस कारण से इसने इस प्रकार की स्ट्रेटेजी को प्लान किया। क्योंकि उस जमाने की जो तोपें थी वो भी इतनी कोई अत्याधुनिक तोपें नहीं थी, स्टार्टिंग आर्टिलरी थी। तो इनको एक्चुअली एक बार लॉन्च किया, फिर उसको लोड करने में वापस टाइम लगता था, इसलिए इसने इस प्रकार से सब स्ट्रेटेजी प्लान की। इसने अपनी जो है ना कुछ सैनिकों को आगे फ्रंट पे खड़ा किया, बाकी जो सारी आर्मी थी वो यहाँ पे पीछे खड़ी थी, ठीक है, वो सब ताकि किसी को दिखे भी नहीं। आगे फ्रंट पे सैनिक कम थे। इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी एक अच्छा सेना नायक नहीं था और इवन उसके पास अच्छे कमांडर भी नहीं थे। तो उसका परिणाम ये था कि इब्राहिम लोदी के सैनिकों ने जब ऐसे यूं कुछ सब यूं लोगों को देखा तो ये जोश में आ गए। जोश में आके इन्होंने कोई स्ट्रेटेजी प्लान नहीं की और इनको ऐसा लग रहा था कि अपन तो जीतेंगे ही जीतेंगे और ये भागे आगे। इन्होंने कहा अटैक, आक्रमण करते हैं और ये भागते गए भागते गए भागते गए भागते गए और फाइनली जैसे इनकी रेंज में आने वाले थे तो ये आगे वाले सैनिक जितने भी थे वो भी भाग के पीछे चले गए। ये भाग के यहाँ पे पीछे जाके खड़े हो गए। पीछे जाके खड़े हो गए तो इनको सब कॉन्फिडेंस आ गया, इनको लगा ले अब तो अपन जीते हुए ही है, ये तो भाग गए, बैलगाड़ियां खड़ी है केवल इनकी। लेकिन ये जैसे इनकी रेंज में पहुंचने वाले थे किसके, सब तोपों के, तो यहाँ से तोप के गोले लॉन्च हुए। तोप के गोले लॉन्च हुए, एक तोप के गोले के साथ यहाँ पे 10-10 20-20 लोग उड़ गए, धड़ाम। तो एकदम से इब्राहिम लोदी के सैनिकों का मनोबल ही गिर गया। उनको लगा ये क्या था, मतलब कोई जादू था या टोना था, टोटका था क्या ये। फिर भी उन लोगों ने हिम्मत दिखाई और वापस आगे बढ़े। जितने में बाबर के सैनिक यहाँ से आए साहब एकदम से निकले बाहर और निकल के इन्होंने इब्राहिम लोदी के सैनिकों का सामना किया। तो वो थोड़ी देर लड़े, जितने में इन लोगों ने सब जो भी तोपची थे इन लोगों ने तोपों को लोड कर दिया। मैंने आपको कहा उस जमाने में लॉन्च करने के बाद में उसको वापस से लोड करने में टाइम लगता था, तो सब उसको लोड किया और लोड करने के बाद में एकदम से उन लोगों ने पीछे से है ना सब वो जो है ना सिग्नल दिया। ये तो अब तक आप इतनी हिस्ट्री पढ़ गए हो तो आपको पता ही है कि उस जमाने में युद्ध के मैदान में एक अलग ही लैंग्वेज का प्रयोग होता था, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और उसका एक मीनिंग होता था। तो सब ये बाबर ने अपने सैनिकों को वापस रिकॉल किया, वापस पीछे हटो। तो बाबर के सारे सैनिक जो है भाग के वापस पीछे खड़े हो गए और जैसे ये सब है ना सैनिक भागे और इधर ये इब्राहिम लोदी के सैनिकों ने अंदर सब सब है ना घुसने का प्रयास किया तो यहाँ पे भीड़ बढ़ गई एकदम से, क्योंकि हर जगह से अंदर घुस नहीं सकते थे, बाकी जगह बैलगाड़ियां थी। यहाँ पे भीड़ जैसे ही बढ़ी तो यहाँ से तोप के गोले वापस लॉन्च हुए। तो इस बार तो यूं एकदम से खूब सारे लोग हवा में उड़ गए और जब सब जैसे इतने सारे लोग हवा में उड़े तब लोगों को लगा ये तो गड़बड़ी है। तो ऐसा 2-3 बार हुआ, जैसे ही तोप के गोले छूटे तो इब्राहिम लोदी के सैनिकों के पसीने छूट गए और वो वहां से वापस चिल्लाने लगे रिट्रीट रिट्रीट, वापस चलते हैं वापस चलते हैं। तो वो लोग वापस भागे, यहाँ से वापस भागे। तब तक इन लोगों ने क्या किया कि बाबर की जो घुड़सवार सेना थी वो वहां पे खड़ी थी दोनों तरफ से। ये लोग भागे भागे इस तरफ से आए अपने घोड़ों के ऊपर बैठकर और यहाँ पे इब्राहिम लोदी के सैनिकों को घेरना आरंभ किया। और जैसे घेरना आरंभ किया तो देखो कई बार आदमी जब समस्या में होता है ना तब वो छोटी छोटी समस्या के अंदर भी घबरा जाता है। इब्राहिम लोदी के सैनिकों ने देखा अच्छा अपन चारों तरफ से गिर गए हैं, तो फिर उनको लगा अपन कोई बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाले हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस एकदम से सब हिल गया और सब चिल्लाने लग गए कि अरे मर रहे हैं, अरे बचाओ, भागो भागो भागो। तो जो लोग सब लड़ भी रहे थे अभी तक उनको भी लगा यार सभी लोग भाग रहे हैं फिर अपन भी भागते हैं। तो ये अपनी जान बचाने के लिए इस तरफ भागे और ये लोग जैसे इस तरफ भागे तो देखा सामने खाइयां खुदी हुई थी। तो उनको लगा अच्छा अपन ट्रैप हो चुके हैं कंप्लीटली। आगे तोप के गोले हैं, इस तरफ खाइयां हैं और इस तरफ इसके घुड़सवार है। तो उसके बाद में बाबर की सेना ने बहुत सारे इब्राहिम लोदी के सैनिकों को मारा। हालांकि अधिकतर लोग जो है वो बच के निकल गए थे, लेकिन फिर भी बाबर ने जो है वो अपनी टैक्टिक से इस ये जो पानीपत के युद्ध के अंदर अपनी जीत है ना दिखाई और बाबर जीत गया। बाबर जीता तो बाबर बहुत राजी हुआ। जब सब जैसे ही उसके सैनिकों ने आकर कहा अक्सर अपन जीत गए, तो बाबर का पहला स्टेटमेंट यही था कि काबुल की गरीबी अब और नहीं, नो मोर पॉवर्टी ऑफ काबुल। खूब देख ली काबुल की गरीबी, दिल्ली जीत लिया, मतलब यार क्या बताएं, अब तो मतलब पैसा ही पैसा है। तो बाबर खूब राजी हुआ। इसके बाद बाबर जो काबुल गया और उसने प्रत्येक काबुल वासी को बुला बुला कर एक एक चांदी का सिक्का दिया। क्या ये ले चांदी का सिक्का, दिल्ली जीत लिया यार। इसलिए जो है वो, और जो है ना चांदी का सिक्का दिया था उसका नाम था शाहरुख। उसका नाम क्या था? शाहरुख।
तो वो तो आपको आसानी से याद रहेगा। यानी सल्तनत काल के अंदर जितने भी शासक थे उन लोगों ने सुल्तान की उपाधि को धारण किया। बाबर ने जो वो है सब है ना बादशाह की उपाधि धारण की, मतलब शाहरुख खान वाली। तो इसने शाहरुख नाम का सिक्का ही जो है वो प्रत्येक काबुल वासी को दिया। इसने कहा ये लो, इसलिए कलंदर नाम से है ना वो सब है ना काबुल के अंदर प्रसिद्ध हुआ था। लोग कहते थे कलंदर है, लोग मतलब है ना वो जो क्या ही बोलते थे इसको, ये मतलब कलंदर है, कलंदर। ये था इसका 5वां युद्ध। उसके बाद में बाबर यहाँ पर युद्ध के अंदर एंगेज ही रहा हमेशा। 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध था, 1527 के अंदर खानवा का युद्ध, 1528 के अंदर चंदेरी का युद्ध, 1529 के अंदर घाघरा का युद्ध और 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हो गई थी।